सम्मानित गोविंद सिंह जी, सम्मानित सज्जन सिंह जी वर्मा, सम्मानित राधेलाल जी बगल, जिन्होंने अभी मेरे साथ इस विचारधारा को अपनाया। मैं जनसंघ का दीपक हूँ। सन 1962 में मेरा जन्म, पिताजी पहला चुनाव लड़े थे। मैं माता के गर्भ में और उससे लेकर लगभग 40 साल वो एक ही सीट से विधानसभा का चुनाव हो गई और वो जो बागी जिससे वो चुनाव जीतते रहे, उस बागी की स्थिति का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। साथ में मैं भी जो भोपाल के हमारी बात रहने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। आज सरवर भाई हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वो सैयद साजिद अली, जिनको कि हमने मैदान में हराया था कांग्रेस के ग्रुप के साथ मिलकर, वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन सकते, लेकिन वो नहीं बन पाए। ऐसे मेरे सभी सम्मान बहुत से छात्र नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने छात्र राजनीति भी की तो एक साफ सुथरे पद से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता का जो प्रतिष्ठा लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी को दुख दिए बिना राजनीति करूं, सुख नहीं दे पाऊंगा तो दुख नहीं दूंगा। और ये पूरा प्रयास उनकी पूरी जिंदगी हुआ था। बाद में मुझे पार्टी ने टिकट भी दिया, मैं 3 बार विधायक रहा, मंत्री रहा। पिछला चुनाव में हार गया, ये स्वीकार कर, लेकिन हार के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ना पार्टी से कोई शिकायत की, ना पार्टी के पास गया। 18 के बाद पार्टी का परिसर से बड़ी तेजी से बदलने लगा और मैं तो ये साफ दावे के साथ कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी को लोग कहते हैं कि वो पूंजीपति है। अरे कमलनाथ जी तो उस विरासत को संभाले, क्योंकि इनके पिताजी पूंजीपति थे, तो उस पूंजी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी लड़के की होती है या किसी को उसको घटाने की। पूंजीपति तो पूंजीपति रही है, कमलनाथ की पूंजीपति पूंजी को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। लेकिन मेरे पिताजी की पूंजी ईमानदारी करने और करने का अंतर, जिसको मैं तो पूरी कोशिश करा था, लेकिन उसमें से डंडे मार मार के ईमानदारी को गायब किया जा रहा, शुचिता को गायब किया जा रहा था। उन कार्यकर्ताओं को जो जोशी जी के रास्ते में चलना चाहते थे, ईमानदारी से उनको प्रकटित किया जा रहा। मैंने सरकार के सभी जिम्मेदारों को बात कही, लेकिन मैं जानता हूं कि सुनने वाला कोई नहीं। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन भैया मंत्री थे, गोविंद सिंह जी मंत्री थे। जब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ आए थे, तब मुझसे उन्होंने पूछा कि अंत्येष्टि कहाँ होगी। तो मैंने कहा कि हाटपिपलिया में, हमारा गांव में, हमारा परिवार हाटपिपलिया में रहता, देवास जिले के। तो हाटपिपलिया में कहाँ होगी? तो मैंने कहा शमशान में। बोले जोशी जी की और शमशान में? बोले जोशी जी तो हमारे मध्य प्रदेश में देश के ब्रांड है, अगर उनका शमशान में करेंगे तो लोगों का क्या मैसेज जाएगा, कौन जोशी जी को याद रखेगा? इसलिए जोशी जी की यादगार हाटपिपलिया में होना चाहिए, एक मैसेज जो ब्रांड है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने कहा हम क्या कर सकते? बोले आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूं। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आप जमीन दिखाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन भैया, सम्मानीय आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे और 4 घंटे के अंदर हाटपिपलिया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर फीट हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज गया। कमलनाथ जी पर जैसे मैसेज गया 3 मिनट के अंदर उस जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे देगा, 3 मिनट के। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। पिताजी के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि बागी से सांसद है, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते रहे। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था, वो लगता हमको भूल गए थे। मेरी पत्नी
कोरोना से पीड़ित हुई। कल उसकी पुण्यतिथि थी और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करवाओ, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना नहीं। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे। उस निर्देश के कारण मेरी पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ छोड़ के चली गई। बाद में जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं स्वाभिमानिता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते हैं। मैंने बताया सर, मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार झकझोरा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों में भी माफिया, रोड में हर चीज में माफियावाद एक तैयार हो गया। और कर्नाटक में तो ये कहा जा रहा है कि 40%, मेरे ख्याल से यहाँ तो 80% जा रहा है। जो स्थिति आज प्रदेश की है उससे मैं ये कहने पे कहीं नहीं सीखा। लेकिन मेरे पिताजी का स्मारक नहीं बना तो मैं 3-4 बार बीडी शर्मा जी पास, मुख्यमंत्री जी पास गया। 2 साल से लगातार गुहार लगा रहा हूं। आप अपनी टीम भेज के देख सकते हैं कि वो बना। मैंने कहा कि भोपाल में वो 2 बार सांसद रहे, 25 साल निवासी रहे, मैं भोपाल का रहा, उनके नाम पे कोई चीज होना चाहिए। आज तक भोपाल में जोशी जी के नाम से कोई चीज नहीं। देवास जिसका सबसे बड़ा जिला अस्पताल जोशी जी के अनशन के कारण बना था, आज देवास में भी उनका कोई नाम। और तो और हाटपिपिया जहां उनका जन्म हुआ, वो ITI की बिल्डिंग मेरे मन से तो काल बनी, उसका नाम जोशी जी के नाम करने से उनको गुरेज हो गया, क्योंकि विधायक नाराज हो जाएगा। विधायक नाराज होगा तो एक ईंट खसकेगी और ईंट खसकेगी तो वो भूमि जो उन्होंने छल क्षेत्र और लालच से बनाई थी भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए एक विधायक को खुश करने के लिए उन्होंने पिताजी की नामकरण करने के लिए तैयार। लगातार बात करने के बाद मैंने 20 दिन 25 दिन पहले लगभग बीडी शर्मा जी को बताया, हितानंद जी वही करते कि ये सब काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा। आज मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी मुलाकात। 4 दिन बाद वो स्वयं मिले, मैंने बात नहीं की, वो स्वयं मिले और उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। मैंने लगभग 2 हफ्ते इंतजार किया। जब वो काम की शुरुआत नहीं हुई तब मैंने कांग्रेस से संपर्क करने का प्रयत्न किया। तो सहजता से आज कांग्रेस के बहुत से व्यक्ति, बहुत से उस समय के छात्र नेता मेरे मित्र है, अभी सहयोगी, क्योंकि दोस्त से बड़ा कोई नहीं होता। मैं जानता हूँ दुनिया के सारे रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम बनाते हैं। वो भले कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी का, लेकिन दोस्ती दोस्ती की निकलती। और उन दोस्तों ने मुझे सलाह दी भैया ये काम नहीं हो रहा तो आपको कुछ न कुछ करना है। एक बार मैं 74 बंगले से गुजर रहा था। सम्मानीय नंद कुमार सिंह चौहान मेरे गुरु हैं, तो मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति नहीं सिखाई, नंदू भैया ने मुझे राजनीति सिखाई। जब 98 से 2003 तक माननीय जोशी जी विधायक नहीं थे, नंदू भैया बागरी के सांसद थे, मुझे जिला योजना समिति का उन्होंने सदस्य बनाया और हर जगह मुझे घुमा दिए थे, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे करना है। उन नंदू भैया के घर के दौरान मैं हमेशा हाथ जोड़ता था। देखा कि नंदू भैया का भवन ही खंडर हो गया। मैंने कहा क्या हो रहा? बोले साहब माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको छोटे बंगले में नींद नहीं आई और अपनी आगामी नींद जो उनकी होने वाली, मेरे लगता है उनको भविष्य देर लग रहा। उन भविष्य के आधार पर नंदू भैया का बंगला तोड़ के एक 7-8 करोड़ का बंगला वो तैयार कर दिया। जब मेरे पिताजी का 2.5 साल से स्मारक नहीं बना और CM साहब का 6 महीने में बन जाता है, तो मुझे सोचने के मजबूर कर दिया कि मैं वाकई में उनका लड़का होने के नाते उनके लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। तब मैं वरिष्ठ नेता पहुंचाया, दिग्विजय सिंह जी तक संदेश पहुंचाया
कि मैं निश्चित कांग्रेस में आना चाहता हूं। मैं किसी प्रकार का पद नहीं चाहता, ना सौदेबाजी करना चाहता। और मैं आज इस मंच से कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पहली बैठक में आप सब लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिसने कभी किसी के लिए चोरी डाका नहीं डाला। मेरे पिताजी को जब 98 में, आपको याद होगा, उमा भारती जी को टिकट दिया गया था। पिताजी का टिकट काट दिया गया था, जो पत्रकार साथी उस समय की गवाह। जोशी जी को कहा गया था कि आप खंडवा से चुनाव लड़ लो। जोशी जी ने यह कह के कि नंद कुमार की उम्र क्या है, उसकी सीट क्यों थी, बाद में राज्यसभा में जरूर गए। 8 में मेरे सामने यह कहा गया था कि कन्नौज खातेगांव ईजी सीट है, आप वहां से लड़ो। पिताजी के जब पास में गया तो उन्होंने डॉक्टर मुझे कहा था कि ब्रजमोहन धूत की क्या गलती है, सिटिंग है वहीं से ब्रजमोहन धूत, क्यों उसका टिकट काटा? लड़ना है तो इसी जगह से लड़ो जहां से हमारा विधायक नहीं। मुझे हाथ टूट का सीट दी गई थी। और आज भी इस मंच से सम्माननीय कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन भैया, इन सब के सामने मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आगामी चुनाव में मैं कांग्रेस की तरफ से उस सीट पर जहां कांग्रेस का नौजवान कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 साल से 4.5 से मेहनत करता, कांग्रेस के झंडे उठा रहा, उसकी सीट को मैं चोरी करूं, उसकी सीट को मैं डाका डालूं, इसलिए मैं उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। पिच का खिलाड़ी हूं जिसमें शिवराज जी रहे, और शिवराज जी जीरो थे, मैं हीरो हूं। शिवराज जी कुछ नहीं थे उस कॉलेज में, रिकॉर्ड पता कर लो, मैं उस कॉलेज का अध्यक्ष था। अगर शिवराज सिंह चौहान से आप पूछोगे कि शिवराज जी आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज का प्रेसिडेंट कौन था, तो शिवराज जी को कहना पड़ेगा दीपक जोशी। तो मैं शिवराज सिंह चौहान की पिच के भाव को जानता हूं, कौन सी गेंद पे इसकी गिलियां बिखरेगी वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मुझे कमलनाथ जी मौका दे, मैं बुधनी के मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर मुझे इशारा भी कर दे तो मैं 2-4 दिन में वहां से तैयारी शुरू कर दूंगा। और ये विकेट जिसकी तलाश कांग्रेस पार्टी को है वो विकेट पे ला के दूंगा। मैं फिर कहता हूं, मैं पद के लिए नहीं आया, मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया, मैं सम्मान के खातिर आया। सम्मान जिन्होंने दिया उनके साथ जुड़ा, क्योंकि 3 महीने में जमीन देने वाला, 2-3 महीने में बात करने वाले, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे गोविंद सिंह की हो, चिंता करने वाले मेरे ये दोस्त, भले ही कांग्रेस में रहो, लेकिन मेरे पास आते थे, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था मैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे परिवार को और मुझे सहयोग लगातार दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस सम्मान के लिए उस सम्मानकर्ता के पास जाऊंगा जो पिताजी के सम्मान को बढ़ा पाए। माननीय कमलनाथ जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बागली जोशी जी की कर्मभूमि रही है और लंबे समय तक वहां काम किया, और मैं तो कहता हूं बागली एकमात्र ऐसी सीट होगी दुनिया में जिसमें ईमानदारी को लेकिन उस बागली में भ्रष्टाचार की ऐसी वेतरनी चल रही है कि आप सुन के डर रह जाओगे। 18.5 करोड़ का पेपर में घोटाला दिख रहा नगर पंचायत। 2 साल से हम जिम्मेदारों को कह रहे हैं कि भैया घोटाला हुआ। जिम्मेदारों में से कुछ ने तो अकेले में मुझे यहाँ तक किया, कार्यकर्ताओं ने खा लिया, तो तुम काय को कर रहे हो? क्या पार्टी को दाव पे लगा? फॉर्च्यूनर, इंडिया में भी गाड़ियां नहीं है, दूर तक मेरे साथियों पे भी नहीं, कोई साथी भी सब मिडिल क्लास है। कुछ तो स्कूटर छाप, अभी भी स्कूटर पे घूमता, सर्व भाई से पूछो, आज भी स्कूटर से घूमता, साइड भाई से पूछो, मैं स्कूटर पे घूमने वाला व्यक्ति, आसिफ खड़ा है ये साहब, ये सब जानते हैं। तो मैं तो स्कूटर पे चल लेता, लेकिन वहां का एक चतुर्थ क्लास आदमी जो सीएमओ के प्रभार में, चतुर्थ क्लास आदमी सीएमओ के प्रभार में आता है, करोड़ों का गोडाउन बना देता है, करोड़ों के मकान बना देता है, इंडिया और फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट नेताओं को गिफ्ट हुई है, ये बात मैं कहता हूं। ये सिलसिला यही नहीं थमा। माननीय जोशी जी के समर्थक मेरे समर्थक, क्योंकि मैं जोशी जी का पुत्र हूं, उनका उत्तराधिकारी, और सिर्फ इसलिए मेरा साथ देते कि मैं जोशी जी का उत्तराधिकारी। गरीब लोग हैं, किसी प्रकार की कोई उम्मीद उनको हमसे देंगे, 4-4 गुड़िया 3-3 गुड़िया, उनके मकान तोड़े गए। बागली के उदयनगर में जहाँ जोशी जी 60 साल से जिस गद्दी पे बैठे थे, उस गद्दी को ध्वस्त कर दिया कि जोशी जी यहाँ बैठते थे, जोशी जी का नामो निशान मिटा।
काटा मोड़ में जोशी जी जहां बैठते थे, उस काटा मोड़ की गलती को सम्मान किया। और तो और 5 दिन पहले 6 दिन पहले जनसंघ जमाने का हमारा परिवार कैलोक विधानसभा में, जहां पे कांग्रेस के विधायक निवास करते हैं, उस गांव में चूंकि उनकी और उस परिवार की अनबन इसलिए हुई थी कि विधायक जी के दादाजी का मर्डर हुआ। और मर्डर क्यों हुआ तो उनसे पूछ लेना कि उनके दादाजी का मर्डर क्यों हुआ। वो खुद बता देंगे मेरे दादाजी का मर्डर इसलिए हुआ। उनके दादाजी का मर्डर हुआ और आपको पता गांव में स्वाभाविक है कि जब मर्डर होता है तो 2 तड़ हो जाते हैं। वो कांग्रेस में थे और हमारे लोग जनसंघ में या बीजेपी में। आज उस जमाने के परिवार की घूमती सिर्फ प्रेस्टीज बना के जेसीबी भेजी गई, जेसीबी के साथ उसको उड़ाने का आदेश हुआ। मैं पहुंचा, माननीय सज्जन भैया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखो भैया आप हम थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, इसलिए आज इस मामले को तो आपको निपटाना पड़ेगा, हम पीछे से आपके साथ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा नहीं हो जाए भैया अभिमन्यु घर के। तो उन्होंने कहा था ये नया महाभारत है और इस महाभारत में आप चिंता मत करो। और मैं जेसीबी पे बैठ गया था, आपको पता था 6 घंटे जेसीबी पे बैठा रहा। उस कार्यकर्ता की ड्यूटी मैंने तो नहीं छूटने दी। बहुत सी ऐसी बातें जो लंबे समय पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो बीजेपी या जनसंघ के विचारधारा पे नहीं चल रही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लगता है इन गुंगे बहनों ने, क्योंकि मैं 6 बार 8 बार अपने पिता के लिए गया, इन गुंगों बहनों ने सुन लिया खाओ और खाने दो। शायद ये नारा इनका रहा है और उसी के कारण आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया हमारा प्रदेश, अत्याचार का पर्याय बन गया। लोगों की जमीन छीन जा रही, किसी की जमीन किसके नाम की जा रही। डंपरों से रोज कन्नौज खाते गांव में पप्पू भैया खड़े हैं, 2-4 लोग मर जाते हैं, इतने डंपर चल रहे हैं। डंपर के अलावा कोई चीज नहीं दिखती। मां नर्मदा के भक्त हो, नर्मदा को खोखला कर रहे। मुझे लगता है, और आज सुबह किसी पत्रकार साथी ने कहा कि शिवराज जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दीपक मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा मैं उनको भाई नहीं मानता, क्योंकि भाई की विचारधारा का होता है। स्वच्छता और सुचिता का वो उदाहरण दे, क्योंकि मैंने अभी सुना कि मुख्यमंत्रियों की जो वो आई संपत्ति, तो ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की, तो बाकी सब करोड़पति थे। मैंने शिवराज जी की तरफ देखा, मैंने कहा इनके क्या हाल है। जिनके कपड़े भी हम लाते थे, जूते चप्पल भी लाते थे, खाना तो रोज ही कहने खिलाते थे। और शिवराज जी को संपत्ति 9.5 करोड़। तो मैंने कहा हमारे पिताजी तो हमको कुछ नहीं देंगे। 3 कमरे का MIG सदन भी आया 4 की 3 कमरे का MIG दे के गए। आज भी वो MIG के अलावा उन्होंने मुझे या मेरे परिवार को कुछ नहीं किया। 20 बीघा जमीन दो भाइयों के बीच 10-10 बीघा बांट दी, 1 इंच उन्होंने बढ़ा के नहीं दी। आज मैं भी 3 बार का विधायक रहा, लेकिन पिताजी की परिपाटी होने के कारण मेरी भी उसमें कहीं नहीं पहुंची। लेकिन ये दादा हमारे 2.5 करोड़ पे पहुंच गए। कहीं न कहीं गड़बड़ियां हैं और इस बात को स्वीकारते हुए हम सब लोग ने तय किया। आज मैं प्रत्येक स्वरूप माननीय कमलनाथ जी के समक्ष उपस्थित हुआ। हमारे आदिवासी साथी कुछ लेट हो गए, वो बहुत जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन आज हम सब लोग आहत होकर और उस सम्मान के लिए जिस सम्मान को हमारे नेता कमलनाथ जी ने दिया था का आभार प्रदर्शन के साथ आज मैं उनसे जुड़ रहा हूँ, उनकी विचारधारा से जुड़ रहा हूँ और पूरा प्रयत्न करूंगा कि उनके एक सैनिक के रूप में काम करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर पाऊँ। ये गांधी नेहरू की पार्टी है, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी उपस्थित पत्रकार बंधु, आपने अभी दीपक जोशी जी के दिल और उनके हृदय की बात सुनी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में वो हिम्मत हो कि आप इनकी पूरी बात दिखाएं। होगी? मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, पर आगे आने वाला समय भी आप समझ जाइए।
कांग्रेस का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूं राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि केवल 3 दिन पहले मैंने दीपक जोशी जी से फोन पर बात करी। उसके पहले मैंने उनसे फोन पर कोई बात कांग्रेस में प्रवेश करने की नहीं थी, ना इन्होंने कही ना मैंने कही। ये बात सच है। दीपक जोशी जी के लिए नहीं, जब स्मारक की बात आई, कैलाश जोशी जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, एक सामाजिक सेवक थे, समाज सेवक थे। मेरे साथ संसद में रहे, 10 साल मेरे साथ संसद में रहे। मैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफी सेंट्रल हॉल में पीता था और मुझे ताज्जुब होता था कि ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, ये राजनीति में कैसे है? इनकी जो समाज सेवा की भावनाएं थी, उन्होंने उसने मुझे प्रेरित किया। बहुत दफे हम बैठते थे सेंट्रल हॉल में। तो जब कैलाश जोशी जी के स्मारक की बात आई, ये दीपक जोशी जी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कैलाश जोशी जी जो एक समाज सेवक थे, मैंने जो कदम उठाए उनकी यादगार करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, जो सामाजिक मूल्यों के रक्षक है, जो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है। आज के दिन तो आप जानते हैं राजनीति में ईमानदार रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, पर एक ऐसे व्यक्ति जिनके केवल अपने सामाजिक मूल्य नहीं थे, परिवार में वो सामाजिक मूल्य थे और उन्होंने सामाजिक मूल्यों की हमेशा रक्षा करी, समाज में रक्षा की। तो कैलाश जोशी जी जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल के हों, आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज ये सोच नहीं है। आज हमारी राजनीति कहां घसीटी जा रही है, ये आज हमें चिंता का विषय है कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक मूल्य अपनी जगह है। हम इन नौजवानों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि सामाजिक मूल्यों की कोई कदर नहीं। अपना देश बसा हुआ है सामाजिक मूल्यों। ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जिसके इतने सामाजिक मूल्य हो। देख लीजिए कहीं भी आसपास, देख लीजिए विदेश की तरफ कोई देश देख लीजिए, कोई सामाजिक मूल्य जो भारत के है वो नहीं। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक नहीं है, पर राजनीति के लिए ऐतिहासिक है। राजनीति के लिए ऐतिहासिक है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी, एक संस्था को समर्पित किया, उन्होंने आज ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रही, ये सच्चाई का साथ दे रही है, ये सच्चाई का साथ दे रही है। और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग जुड़े, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग जुड़े। हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। आज हम सब रक्षक हैं उस आगे आने वाली पीढ़ियों की, और वो आगे आने वाली पीढ़ी हमारे नौजवान
कैसा प्रदेश चाहते हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं जो सामाजिक मूल्यहीन हो। ये भारत है, ये हमें समझना है। और आज जो मैंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन नहीं है, ये राजनीतिक मूल्यों के लिए, सामाजिक मूल्यों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं स्वागत करता हूं अपने भाई का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संदेश, इन मूल्यों का संदेश, इंसाफ का संदेश ये पूरे प्रदेश में ये मिल जाए। मैं स्वागत करता हूं अपने राधेलाल बघेल जी जो पूर्व विधायक रहे हैं सेवड़ा से, ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये आज इन्होंने भी सच्चाई कहा है, और सच्चाई इन्होंने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता। जब मुझे मिले थे मैं कोई टिकट नहीं चाहता। मुझे दीपक भाई ने कहा मैं कोई टिकट नहीं चाहता, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि बहुत सारे, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, बहुत सारे मिलते हैं, बात करते हैं, जो कहते हैं कांग्रेस में हम आते हैं तो टिकट चाहिए। मैं कहता हूँ टिकट मैं नहीं आपको आश्वासन दे सकता, टिकट मेरे स्थानीय लोग देंगे, और अगर स्थानीय लोग चाहें आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको आना है, आइए, नहीं आना चाहिए, इस सौदा नहीं होगा। मैंने तो सरकार बचाने के लिए सौदा नहीं किया। दीपक जी आपको आश्चर्य होगा, आप यहाँ बैठे हैं, आपका रिपोर्ट हो रही है कि मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं सौदा कर सकता था। मेरे पास तो विधायक आया, एक दिन एक विधायक आया, कहता मेरे पास मुझे आज 5 करोड़ रुपए मिले। मैंने कहा किस लिए मिले? उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा गया कि 20 करोड़ मिलेंगे, 5 मुझे आज दिए और वो आगे बताएंगे। तो मैंने कहा मौज करो काफी। तब मैंने मन में सोचा शायद ये हवाबाजी कर रहा है। मैंने पूछा पैसे संभाल के रखा, हाँ रखे तुमने? कहता मैं मोटर में है, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपके पास जमा कर दूं। इसीलिए आया था कि उसको पता नहीं था वो कहां जमा है। कई विधायकों जो गए उनके प्रतिनिधि मेरे पास आए कि जी ये है, ये पैसा उन्होंने हमें भिजवा दिया, वो तो बेंगलोर में है, हमें भिजवा दिया, हम कहाँ रखे? मैंने कहा मैं सौदा नहीं करता, मैं सौदे से अपनी कुर्सी नहीं बचाना चाहता। मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। वो पहचान जो मध्य प्रदेश की मैं चाहता हूं, वो विश्वास की, एक सम्मान की पहचान हो, ये मैं चाहता हूं। तो मैं सौदा कर सकता था अपनी कुर्सी बचाने, पर कुर्सी बचाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये आज मैंने ये भी बात बता दूं। तो दीपक जी आप की क्या उम्मीदें हैं मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूं हमारी क्या उम्मीदें हैं। हमारी उम्मीद है कि आप जैसे और आपके परिवार जैसा हमसे जुड़े, आपके संदेश पूरे प्रदेश में कराएंगे। ये संदेश आप ले जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं पदयात्रा कर दूंगा। और सबको, सब तक ये बात पहुंचाएंगे, ये हमारी उम्मीद है आज। और आपका केवल हम स्वागत नहीं करते, आपके और आपके परिवार सदस्यों का हम सम्मान करते हैं। हम राधेलाल बघेल का भी सम्मान करते हैं कि इन्होंने ऐसा फैसला किया। मुझे देखिए, ये जो फैसला हम करेंगे प्रदेश के हित में करेंगे। ये एक बात बता दूं, मैं सबसे कहता हूँ जो टिकट आती होते हैं, ये तो टिकट आती नहीं है। अगर इनको कहीं से लड़ाना है, मुझे दबा के इनको लड़ना पड़ेगा। तो ये फैसला हमारे स्थानीय लोग करें। ये जो परंपरा है कि इसकी सिफारिश, उसकी सिफारिश, इसका दबाव, ये सब जानते हैं कि मुझे कोई दबाने वाला या पटाने वाला नहीं है।
हम वो करेंगे, वो करेंगे जो मध्य प्रदेश के हित में हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखूंगा तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं आप ये भी मुझे बता दीजिएगा आपने कितना दिखाया। हाँ, ये भी मैं पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पूछने के ये तो इसीलिए मैं कह दूं कि प्रश्न तो पूछ लेंगे, पर ये भी बता दीजिएगा आप कितना दिखाएंगे। ये आज ये सब बात नहीं करनी, आज हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे। ये आप घूम फिर के